हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय साइकोलॉजी चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 चैप्टर 5। तो चैप्टर 5 में हम लोग दो टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पहला व्हाट इज़ लर्निंग और दूसरा इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी सीखने के संबंध में साहचर्य नियमों पर आधारित कई सिद्धांत हैं। इनमें एक सिद्धांत जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है और इसे संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी कहते हैं। रूसी शरीर शास्त्री पैवलोव ने 1900 में एक सिद्धांत दिया जिसमें उन्होंने कुत्ते की लार की प्रक्रिया में अपना प्रयोग किया और शरीर प्रक्रिया विज्ञान में शोध कार्य किए और 1904 में नोबेल प्राइज़ को प्राप्त किया। तो चलिए देखते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी क्या है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के अनुसार किसी स्वाभाविक प्रतिक्रिया नेचुरल रिस्पॉन्स का संबंध किसी अस्वाभाविक उत्तेजना अनकंडीशनल स्टिमुलस से कर दिया जाता है। तो पैवलोव का मूल प्रयोग इस प्रकार है। पैवलोव ने एक कुत्ते को लिया और कोई भी मनोविज्ञान में अध्ययन होता है, जैसे पहले बताया है कि उसमें जो प्रयोज्य होता है उसको भूखे रखा जाता है। तो यहाँ पैवलोव ने भी अपने कुत्ते को भूखे रखा, जो प्रयोज्य था उनका कुत्ता उसको भूखे रखा और उसके गलफड़ में ऑपरेशन के द्वारा खोल बनवा दिया जहाँ लार की ग्रंथि से स्राव निकलता था और जख्म ठीक होने पर उसमें एक ट्यूब लगा दिया जिसके द्वारा लार की स्राव जो निकलता था उसको एक पात्र में मापा जा सकता था। उसने पहले कुत्ते को प्रयोगशाला के वातावरण से परिचित कराने के लिए पहले घुमाया। पहले उसको वो क्या किया, उस कुत्ते को भूखे रखने के साथ साथ उस जो लैब में उस पर अध्ययन करना चाहे उसमें वो उसको उसके अनुकूल पहले बनाने का कोशिश किया। उसे घुमाया, 24 घंटा भूखा रखकर प्रयोग करने के लिए प्रयोग को एक विशेष प्रकार के टेबल में बांध दिया। कुत्ते के जो सामने ग्लास स्क्रीन रखा और जिससे वह किसी को देख नहीं पा सकता था। प्रयोगशाला भी शीत ताप ध्वनि से नियंत्रित था। प्रयोगशाला में एक घंटी बजाई जाती थी और उसके कुछ ही सेकंड बाद भोजन प्रस्तुत किया जाता था। भोजन देखकर कुत्ते के मुंह से लार का स्राव निकलना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, क्योंकि कुत्ता बहुत दिनों से उसको कुछ घंटों से भूखा रखा गया तो भोजन देखा और भोजन देखते ही कुत्ते के मुंह से लार का स्राव आने लगा। परंतु यह एक तो स्वाभाविक घटना थी, परंतु पैवलोव ने पाया कि घंटी प्रतिक्रिया जैसे ही घंटी बजाई गई कुत्ता भौंकने भागने की कोशिश आदि करते रहा, परंतु भोजन प्रस्तुत होते ही लार की ग्रंथि का स्राव जो है वो जाया करता था। यही क्रम बार बार दोहराने पर अंत में भोजन के प्रति होने वाली लार स्राव की जगह घंटी की आवाज़ से ही संबंध प्रत्यावर्तन हो गया। मतलब भोजन देखने पर उसका लार नहीं टपकता था, जैसे घंटी बजता था उसके बाद भोजन दिया जाता था। तो उस घंटी बजने के कुछ सेकंड के बाद भोजन दिया जाता था। तो कुत्ता क्या सीख लिया कि जैसे अब घंटी बजने लगा तब वो लार स्राव करने लगा, क्योंकि भोजन देखते तुरंत उसे खाना नहीं मिलता था, घंटी बजने के तुरंत बाद उसे खाना मिलता था। तो जो कुत्ता है वो घंटी के आवाज़ से अपना संबंध प्रत्यावर्तन कर लिया कि घंटी बज गया, अब मुंह से लार स्राव करने लगा, अब उसको भोजन मिलेगा। तो यही क्रम बार बार दोहराने पर अंत में भोजन के प्रति होने वाले लार स्राव की जगह घंटी की आवाज़ से उसका क्या हुआ, संबंध प्रत्यावर्तन हो गया। अर्थात अस्वाभाविक प्रतिक्रिया का संबंध प्रत्यावर्तन हो गया, अर्थात अस्वाभाविक उत्तेजना घंटी की आवाज़ के साथ लार का स्राव ही स्वाभाविक प्रतिक्रिया का संबंध हो गया। कुत्ते के मुंह से होने वाली स्राव की मात्रा हर बार बूंदों में माप कर ली जाती थी। इससे निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जाता था। जैसे जो घंटी की आवाज़ है वो क्या हुआ, अनकंडीशनल स्टिमुलस, और घंटी की आवाज़ पर कुत्ता क्या रिस्पॉन्स करता था, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स करता था, भौंकता था, उछलता था, कूदता था। फिर नेचुरल स्टिमुलस दिया गया भोजन और उस पर नेचुरल रिस्पॉन्स क्या हुआ, लार का टपकना। ये था उसका फर्स्ट स्टेज। और फिर सेकेंड स्टेज में क्या देखा गया कि संबंध प्रत्यावर्तन हो गया घंटी से, भोजन से नहीं, क्योंकि भोजन घंटी बजने के तुरंत थोड़ी देर के बाद भोजन दिया गया। तो सेकेंड स्टेज में घंटी की आवाज़ क्या हो गया, अनकंडीशनल स्टिमुलस, और उस पर लार का टपकना क्या हुआ, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। और फिर वो घंटी की आवाज़, फिर भोजन क्या हो गया, यहाँ भी अनकंडीशनल स्टिमुलस।
तो ये फर्स्ट स्टेज और रहा सेकंड स्टेज। इससे स्पष्ट है कि घंटी की आवाज़ सुनकर लार टपकना संबंध प्रत्यावर्तन का एक सुंदर उदाहरण है। संबंध प्रत्यावर्तन के लिए निम्नलिखित सावधानियां अपेक्षित है। पूर्णतः नियंत्रित परिस्थिति अर्थात प्रयोगशाला किसी भी प्रकार से कोलाहल या हल्ला गुल्ला उस लैब में नहीं होना चाहिए। अस्वाभाविक उत्तेजना घंटी की आवाज़ के तुरंत बाद स्वाभाविक उत्तेजना भोजन को दिया जाना चाहिए। घंटी बजने से तुरंत बाद ही देना चाहिए, नहीं तो उसमें अगर टाइम ब्रेक हुआ तो वो रिस्पॉन्स करना भूल जाएगा। अस्वाभाविक उत्तेजना को प्रबल होना चाहिए और प्रयोज्य जो था कुत्ता में भूख की अनुप्रेरणा उत्पन्न करने के लिए 24 घंटे तक उसको क्या रहना चाहिए, भूखा रहना चाहिए, तभी वो सही रिस्पॉन्स देगा। अगर उसका पेट भरा रहेगा तो वो सही रिस्पॉन्स नहीं देगा। इस तरह के अनुकूलन में स्वाभाविक उत्तेजना तथा अस्वाभाविक उत्तेजना घंटी तथा भोजन के बीच पुनरावृत्ति आवश्यक है। अगर हम इसे बार बार रिपीट नहीं करेंगे तो कुत्ता क्या हो जाएगा, टाइम जब ज़्यादा हो जाएगा तो वो भूल जाएगा। अनुकूलित अनुक्रिया जो अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स का प्रयोगात्मक व्याख्या के आधार पर कई विद्वानों ने इस सिद्धांत का समर्थन किया। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसको अच्छी तरह समझने के लिए प्रयोग के सिलसिले में पाए जाने वाले जो पैवलोव है वो इसका कुछ मुख्य तथ्यों की विवेचना निम्नलिखित ढंग से किए हैं। पहला क्या है, अवधि काल। तो पैवलोव ने अपने प्रयोग द्वारा उस समय की खोज किया जो अच्छे संबंध प्रत्यावर्तन स्थापित करने के लिए अस्वाभाविक उत्तेजना के बीच दिया जाता है। इनके अनुसार 1 से 8 सेकंड के बीच, सिर्फ 1 से 8 सेकंड के बीच, 10 सेकंड 12 सेकंड नहीं होना चाहिए, के बीच अस्वाभाविक उत्तेजना को प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि यह अवधि काल कम या अधिक कर दिया जाता है तो अनुकूलन जो होता है वो कठिन हो जाता है। दूसरा है जो इसमें जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण। संबंध प्रत्यावर्तन के बाद यदि अनेक की मिलती जुलती ध्वनियाँ, जैसे कि जो घंटी बजाया जा रहा है, जैसे स्कूल में जो बेल है, अगर उस पर उसको सिखाया गया तो वही बेल बजना चाहिए। अगर उसके जगह अगर मंदिर का घंटी बजा दे या ऑफिस में जो छोटा सा बेल होता है उसको बजाया जाएगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो संबंध प्रत्यावर्तन के बाद यदि अनेक जो है तो मिलती जुलती ध्वनियाँ भोजन करने के प्रस्तुत पहले किया जाए तो कुत्ता भी सभी ध्वनि पर लार टपकाने लगेगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए एक ही ध्वनि का उपयोग करना चाहिए। विभेदीकरण, डिस्क्रिमिनेशन। इस तत्व के माध्यम से पैवलोव ने यह स्पष्ट किया है कि यद्यपि इसमें सामान्यीकरण होता है, फिर भी बहुत सारी अस्वाभाविक उत्तेजनाओं में से किसी विशिष्ट ध्वनि के प्रति ही कुत्ता जो है स्वाभाविक प्रतिक्रिया करता है। लेकिन यह तब होता है जब अनेक उत्तेजनाओं में से किसी एक उत्तेजना के ठीक बाद उसे भोजन प्रस्तुत किया जाता है। जब एक ही घंटी का आवाज़ पर उसको भोजन दिया जाएगा तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस हो जाएगा, उस पर ही वो रिस्पॉन्स करेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है विलोपीकरण। यदि अनुकूलित अनुक्रिया के बाद अस्वाभाविक उत्तेजना जो घंटी है को बार बार उपस्थित किया जाता है, उसके बाद स्वाभाविक उत्तेजना भोजन को कभी उपस्थित किया जाए और कभी नहीं उपस्थित किया जाए तो भी वो क्या हो जाएगा, लार टपकाना छोड़ देगा। कभी घंटी बजाया जाए और 1 से 8 सेकंड के बीच में कभी भोजन दिया जाए और फिर कभी भोजन नहीं दिया जाए तो क्या होगा, कुत्ता जो होगा वो रिस्पॉन्स करना छोड़ देगा। वो कंफ्यूज हो जाएगा कि घंटी बज रहा है तो खाना मिलेगा, कभी घंटी बज रहा है तो खाना नहीं मिल रहा है, तो उसमें क्या होगा, विलोपीकरण हो जाएगा। फिर जो है नेक्स्ट है स्वतः वापस। पैवलोव के प्रयोग में विलुप्त अनुक्रिया में स्वतः वापस होने की घटना भी देखी जाती है। जब पुनः घंटी की आवाज़ के बाद भोजन दिया गया तो कुत्ते के मुंह से फिर लार टपकने लगा। अब इतने सारे इनका ये क्या था, मेरिट्स था। अब यहाँ कुछ इनका क्रिटिसिज्म भी है, तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्रिटिसिज्म यह है कि संबंध प्रत्यावर्तन या जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है कि सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि यह शिक्षण की जो लंबी श्रृंखला मात्र है जिसके आधार पर सीखने में व्यक्ति की अभिरुचि, मानसिक स्थिति, संवेग, सूझ आदि व्यक्तिगत तथ्य का महत्व सिद्ध नहीं होता है। इसके अतिरिक्त प्राणी में बहुत से कार्य अनुकरण तथा प्रयत्न एवं भूल आदि द्वारा भी होता है। दूसरा आरोप या क्रिटिसिज्म इसका यह है कि यह सिद्धांत पूर्णतः यांत्रिक है।
इसमें अभ्यास, पुनरावृत्ति आदि पर अधिक जोर दिया गया है। परंतु हम दैनिक अनुभव के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि शिक्षण में एक बार में भी संभव है। इसके लिए बार बार रिपीटेशन करने का जरूरी नहीं है। जैसे किसी लड़के के हाथ में अगर आग से जल जाए या कोई बिजली का शॉर्ट सर्किट में अपना हाथ डाल दे, तो एक बार में सीख जाएगा कि उसमें हम अपना उंगली डालेंगे, फिंगर डालेंगे तो मेरा हाथ जल सकता है, हाथ में करंट लग सकता है, तो दोबारा रिस्पॉन्स वैसा नहीं करेगा। एक बार में भी सीखा जा सकता है। और यहाँ पैवलोव क्या बोले कि रिपीटेशन होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो विलोपीकरण हो जाएगा। फिर इनका तीसरा क्रिटिसिज्म है कि इसके द्वारा होने वाले शिक्षण में यह भी देखा जाता है कि जितनी आसानी से संबंध होता है उतनी आसानी से नष्ट भी हो जाता है। प्रयत्नों की बढ़ती हुई संख्या के साथ लार की मात्रा जो होता है भोजन के अभाव में घटती गई और अंत में लार का टपकना बंद हो गया, अर्थात इसके द्वारा शिक्षण आसंक और अस्थायी होते हैं। इस प्रकार के शिक्षण अत्यधिक कृत्रिम एवं अस्वाभाविक परिस्थिति में होती है, जबकि हम सीखना साधारण स्वाभाविक स्थितियों में, हमें जो सीखना होता है वो साधारण स्वाभाविक स्थिति में होता है। इस तरह दैनिक जीवन में भी यह उपयोगी सिद्धांत नहीं है। लेकिन इतना क्रिटिसिज्म के बाद भी क्या होता है, जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट थ्योरी है और ये एग्ज़ाम में भी बार बार पूछा जाता है। तो आप लोग इसको पढ़िए और इसका जो फुल वीडियो है वो प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसका ये जो थ्योरी है आप लोग जाके प्लेलिस्ट पर फुल डिटेल में पढ़ लीजिए।